नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज देश का युवा जो है वो बड़े असमंजस में है, दुविधा में है। वह युवा नहीं जो मुंह में राष्ट्रीय गुटखा दबाकर नेताजी की दिहाड़ी करता है और फिर गाड़ी की टंकी में पेट्रोल डलवाकर किसी मस्जिद में झंडी लगाने चला जाता है। ऐसे युवाओं को युवा नहीं बल्कि देश को नफरत की आग में झोंकने वाली पार्टी का स्लीपर सेल माना जाता है। मैं यहाँ जिस युवा की बात कर रहा हूँ वह नौकरी चाकरी के लिए दर दर भटकने वाला युवा है। अपने सपनों को साकार करने के लिए देश का हर युवा हर तरह की परीक्षाओं से गुजर रहा है, लेकिन जीवन को सफल बनाने वाली परीक्षा यानी वो जो परीक्षा है वो अग्नि परीक्षा में तब्दील होती जा रही है। इसे देश के सिस्टम की कमजोरी कहना ही ठीक होगा कि देश में हर तरह की परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लगातार लीक होते जा रहे हैं। तरह तरह की परीक्षाओं के जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, सवालों का पहाड़ खड़ा होते जा रहा है। हाल फिलहाल जो भी परीक्षाएं हुई है वह जांच के दायरे में ले ली गई है। अब जब तक जांच चलेगी तब तक युवा क्या बेकार रहेगा? लगता तो यही है कि खाली हाथों को काम का सवाल चमगादड़ की तरह ही लटके रहने वाला है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट का पेपर लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया है, मामला सीबीआई को सौंप दिया है और अब परीक्षा प्रक्रिया जो होती है उसकी पारदर्शिता और पवित्रता को बनाए रखने की बात की जा रही है। मतलब जांच लंबी चलती रहेगी, दुनिया भर की गवाही होगी, छापेमारी होगी, लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो अपने साथ साथ घर के हालात को बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को एक्स हैंडल में एक ट्वीट के जरिए यह बताया है कि देश में पिछले 5 सालों में 43 भर्ती परीक्षाएं हुई थी और लगभग सबके पेपर लीक हुए। भाजपा के राज में पेपर लीक होना एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है, जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का जो है वो भविष्य बर्बाद कर दिया है। एक अहम सवाल यह भी है कि आखिरकार मोदी सरकार के रहने और तीसरी बार आने के बाद ही पेपर लीक की घटनाओं में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यह सब इसलिए तो नहीं हो रहा कि बेरोजगारों को नौकरी देने से बचा जा सके, 2 करोड़ नौकरी का जो सवाल है वो कहीं गायब हो जाए? या फिर इसलिए हो रहा है कि पेपर लीक होने के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात के गोधरा से जुड़े हुए हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि ज़्यादातर शिक्षण संस्थाओं में अब बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब तक इससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी तब तक यह सब होता रहेगा। बहरहाल देश का युवा आक्रोशित है, गुस्से से भरा हुआ है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। बस खामोश हैं तो भाजपा और एनडीए के सांसद। भाजपा और एनडीए के सांसदों को लग ही नहीं रहा है कि देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं वैसे ही देश में ट्रेन दुर्घटना जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराने के बाद पैसेंजर ट्रेन के गार्ड, मालगाड़ी के लोको पायलट सहित कई लोगों की मौत हो गई थी। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद जमकर राजनीति भी देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उन्होंने ये जानना चाहा है कि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भी 1 किलोमीटर का जो सुरक्षा कवच बनाया जाना था, जोड़ा जाना था, उसे क्यों नहीं जोड़ा गया? कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 2017 से लेकर 2021 तक यानी 4 सालों में रेल हादसे में लगभग 1 लाख लोगों की जान चली गई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार ने रेल बजट का जो विलय है वो आम बजट में कर दिया था? तो इसलिए तो नहीं किया था कि किसी जवाबदेही से बचा जा सके। देश में ट्रेनें लेट हो रही हैं, कैंसल हो रही है,
रेलवे स्टेशनों पर निजी कंपनियों का लगातार कब्जा होते जा रहा है। और तो और जो वंदे भारत एक्सप्रेस बड़े जोर शोर से चलाई गई थी, उसकी हालत भी इन दिनों दयनीय हो गई है, बेहद खराब हो गई है। और इन सब के बावजूद भी अगर हर चैनल पर हर हर मोदी और घर घर मोदी चल रहा है, तो समझा जा सकता है कि देश को कहाँ धकेल दिया गया है। एक जमाना था जब किसी रेल हादसे पर रेल मंत्री तत्काल इस्तीफा दे दिया करते थे और एक आदर्श प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब के जो रेल मंत्री हैं वो रील बनाते हैं। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कश्मीर विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन और देश की नामचीन लेखिका अरुंधति राय के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां जो रोकथाम अधिनियम होता है, उसके तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। इस इजाजत के बाद देश भर के जो लेखक हैं और संस्कृति कर्मी हैं वो एकजुट हो गए हैं। अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच की हेमलता महेश्वर, भारतीय जननाट्य मंच इप्टा के राकेश, जननाट्य मंच की सानिया हाशमी, जनवादी लेखक संघ के संजीव कुमार, जन संस्कृति मंच के मनोज कुमार सिंह, दलित लेखक संघ के हीरालाल राजस्थानी, प्रगतिशील लेखक संघ के अर्जुमंद आरा, प्रतिरोध का जो सिनेमा चलाते हैं उससे ताल्लुक रखने वाले संजय जोशी, सुभाष गताड़े सहित अनेक लेखकों ने अपना प्रतिवाद दर्ज किया है। लेखकों और संस्कृति कर्मियों का कहना है कि 14 साल पहले दिल्ली में कश्मीर के मसले पर जो सम्मेलन हुआ था वह आज़ादी द ओनली वे पर आधारित था, लेकिन आज़ादी का लफ्ज आते ही हिंदू राष्ट्रवादी जमात को जैसे राष्ट्रद्रोह की ललकार सुनाई देने लगती है। लेखकों और संस्कृति कर्मियों ने यूएपीए सहित सभी अन्यायमूलक दमनकारी कानूनों को निरस्त करने, खारिज करने की मांग की है। लेखकों का कहना है कि जब तक पूरे मामले में कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक देशव्यापी जन जागरण अभियान चलता रहेगा। वैसे जब से यूएपीए के तहत कार्रवाई की खबर आम हुई है, तब से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर तीखी बहसें देखने को मिल रही है। कुछ साल पहले अरुंधति राय ने अल जजीरा टेलीविज़न को दिए एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि वह मोदी और उनकी जो नीतियां हैं उनकी प्रखर विरोधी है। माना जा रहा है कि 14 साल पुराना मामला भी इसीलिए कब्र से खोदकर निकाला गया है, क्योंकि अरुंधति राय मोदी का विरोध करती है। दक्षिणपंथी खेमा अरुंधति राय पर कार्रवाई होते हुए देखना चाहता है, तो प्रगतिशील और जनवादी बुद्धिजीवियों का तबका प्रतिवाद दर्ज करने में जुटा हुआ है। लगता तो यही है कि इस मामले में विश्व के सभी बड़े लेखकों और बुद्धिजीवियों के बीच दक्षिणपंथी सरकार की देशव्यापी नहीं बल्कि विश्वव्यापी किरकिरी होने वाली है, क्योंकि यह बात भी उतनी ही मजबूत है कि अरुंधति राय भारत में दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और बेजुबानों की आवाज़ है और वह एक सच्ची लेखिका के तौर पर वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान रखती है और भारत का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, चलते चलते 2-3 बातें और कर ली जाए। बीच में यह कहा जा रहा था कि बाला साहब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं या बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की थी उनके साथ वे कभी नहीं जाएंगे। इधर नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन तो हो गया है, यूनिवर्सिटी का पूरा क्रेडिट मोदी जी की तरफ जाने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए पूरे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो रूपरेखा है वो तब बनी थी जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इधर खबर यह भी है कि वाराणसी में किसी ने पीएम के काफिले में चप्पल फेंक दी है। चप्पल फेंकने वाला कौन था इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन किसी भी लिहाज से इस तरह की कार्रवाई को ठीक तो नहीं माना जा सकता है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार की नीतियों पर कोई भी विरोध गांधीवादी तरीके से ही दर्ज कराया जाना चाहिए।
लोकतंत्र में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। काफिले में चप्पल का फेंका जाना सुरक्षा की चूक को दर्शाता है। पिछले कुछ समय से यह खबर भी हवा में तैर रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने शर्तों के साथ स्थायी जमानत दे दी है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। सोरेन को कब तक जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। देश के तमाम राजनीतिज्ञ जो गठबंधन के समय सोरेन के साथ थे, वे लोग जमानत के लिए क्या कर रहे हैं, यह और भी ज़्यादा बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में फिलहाल यह सवाल तैर रहा है कि क्या एक मुख्यमंत्री को इसलिए भी जेल में रहना होगा कि वह आदिवासी है।